सत्ता के गलियारे में आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय सचिव अलका लांबा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे। धन्यवाद प्रसन्न जी, आपका भी बहुत बहुत। आप एनएसयूआई की राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुकी हैं, जो कांग्रेस की छात्र विंग कही जाती है। बिल्कुल। क्या अंतर लगता है कि छात्र विंग में और मेन विंग में? जमीन आसमान का फर्क है। जब मैं दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संगठन की अध्यक्ष रही, उस समय हमारी जो मांगे थी और जो हमारी लड़ाई थी वो चार दीवारी के अंदर थी। कैंपस यूनिवर्सिटी की चार दीवारी के अंदर होती थी, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि जो उस चार दीवारी के बाहर भी घटित होता था, कहीं ना कहीं दोनों तरफ से उम्मीद की जाती थी कि उसमें हम जो एक छात्रों का जो है उसमें हिस्सेदारी हो, और हमें भी अंदर से भी लगता था कि बाहर जो घट रहा है उसमें हम अपनी जो है वो भागीदारी को सुनिश्चित करें। जो फैसले लिए जा रहे हैं उसमें हमारी जो है वो जवाबदेही होना चाहिए। लेकिन बहुत फर्क लगा। और दिल्ली विश्वविद्यालय का तो एक साल का मेरा खुद प्रेसिडेंट का टेन्योर कब और कैसे पूरा हुआ, 96 में। बिल्कुल। और लेकिन अभी देखते हैं कि अभी तो बहुत लंबा सफर है। वहां से तो एक शुरुआत भर थी, वो तो मैं कहूंगी एक फाउंडेशन, मैं कहूँ मेरे लिए नींव का काम कर रही है दिल्ली विश्वविद्यालय का वो चुनाव। और लेकिन अभी बहुत लंबा सफर है, बहुत कुछ साबित भी करना है, और बहुत बड़ा देश है हमारा। आप सचिव रही, कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव रही, जिम्मेदारियां किस तरीके से रहा? आपकी उम्र कम है, जिम्मेदारी इतनी भारी भरकम थी, कभी असहज नहीं हुई? नहीं, देखिए, चुनौती मुझे लगा कि मुझसे ही उम्मीद की गई है कि 125 साल की जो कांग्रेस पार्टी रही, आज़ादी के आंदोलन के दौरान से ये पार्टी है हमारे बीच में, और उसका एक 32 साल की उम्र में जो राष्ट्रीय सचिव बनने का कांग्रेस की अध्यक्षा सोनिया गांधी जी ने एक मौका दिया, और 3.5 साल के करीब लगभग मैंने उनके साथ एज अ राष्ट्रीय सचिव काम किया, और बहुत से जो है बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं कहूँगी हिंदुस्तान की राष्ट्रीय राजनीति में किस तरह से फैसले लिए जाते हैं पार्टी, संगठन और सरकार के स्तर पर, मुझे सोनिया जी के साथ रहकर बहुत सीखने को मिला। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो कुछ भी मैंने उनसे सीखा है, पार्टी से सीखा है, और वो मुझे बिल्कुल आगे अपनी जो सफर में मदद करेगा। दिल्ली विश्वविद्यालय के चुनाव हो रहे हैं, एनएसयूआई का दबदबा कुछ 2 सालों में कम हुआ है, महिलाओं की भागीदारी भी कम दिखती है, ऐसा क्यों? देखिए, भागीदारी पहले कभी हुआ ही नहीं करती थी। मैंने भी जब 95 में दिल्ली विश्वविद्यालय का चुनाव लड़ा और जीता, उस समय मैं अकेली थी और इतनी लड़कियों का रुझान नहीं था। लेकिन उसके बाद जब मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष, एनएसयूआई का राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई, उस समय जो है एक सैलाब सा लड़कियों का आना शुरू हुआ, और अब बहुत लगातार कुछ वर्षों तक जो है वो लड़कियां ही दिल्ली विश्वविद्यालय अध्यक्ष पद पर जो है अपना कब्जा बनाने में कामयाब रही हर बार भी। अभी ये कह सकते हैं कि लिंगडो रिपोर्ट के बाद जो है, सिफारिशों के बाद बहुत सी पाबंदियां लगी हैं, इसलिए शायद अब वो मजा नहीं रहा जो चुनाव में उस समय हुआ करता था हमारे समय में। लिंग 2 कमेटी की समिति की जो रिपोर्ट है उसमें वास्तव में उन लोगों को प्रमोट किया जाएगा जो छात्र हैं, जो छात्रों के बारे में सोचते हैं। 25 साल की एज को कर दिया गया है कि इससे ज्यादा की उम्र के लड़के चुनाव नहीं लड़ेंगे या लड़कियां। तो ये तो मुझे नहीं लगता है कि इससे किसी को समस्या होनी चाहिए। नहीं, देखिए, उससे मुझे भी समस्या नहीं और किसी को भी समस्या नहीं। हर कोई चाहता था कि जेन्युइन स्टूडेंट जो स्टूडेंट है अभी कॉलेज का, वही चुनाव लड़े, क्योंकि ऐसा होता था कि आपको चुनाव लड़ना है तो आप बाहर से आते थे, एडमिशन लेते थे, चुनाव लड़ते थे और अपना एक दबदबा रखने का आपकी एक कोशिश रहती थी। लेकिन आप हकीकत पे छात्रों की समस्याओं से अपने आप को जोड़कर कभी भी नहीं पाते थे, ऐसा रहता था। तो ये मैं अच्छा कदम समझती हूँ कि 25 साल की आयु सीमा तय कर दी गई, क्योंकि यही एक आयु सीमा जब तक आप स्टूडेंट छात्र रहते हैं। उसके बाद बहुत सी पाबंदियां ऐसी लगा दी कि आपकी अटेंडेंस इतनी होनी चाहिए, आपके सब सब्जेक्ट्स क्लियर होने चाहिए। तो एक छात्र लीडर के लिए ये चीजें कर पाना जो है, क्योंकि मैं भी जब दिल्ली विश्वविद्यालय की अध्यक्ष रही तब मैं एमएससी केमिस्ट्री की स्टूडेंट थी। मुझे मालूम है लैब से कैसे 4 बजे तक छुट्टी मिलती थी और कैसे मैं अपने जो है बाकी जिम्मेदारियों को एज अ प्रेसिडेंट दिल्ली यूनिवर्सिटी निभाती थी। बहुत बड़ी चुनौती थी। और दिल्ली यूनिवर्सिटी फैली हुई है, एक ही तरफ एक कॉम्पैक्ट कैंपस नहीं है कि आप घूम लेंगे। आपको दिल्ली के चारों कोनों में जाकर अपने कॉलेजेस को, उनके स्टूडेंट की समस्याओं को देखना पड़ता था। तो चुनौती अपने आप में थी, जो मुझे लगता है यही दिक्कत अब आ रही है कि कोई आगे आने को तैयार नहीं है। महिलाएं चुनौती से भाग रही हैं या पार्टी की मंशा नहीं होती है कि महिलाओं को उनकी वाजिब हिस्सेदारी देने की? नहीं,
ऐसा नहीं है, मैं ऐसा नहीं समझूंगी। इस स्तर पे अगर आप कहेंगे महिलाओं को भागीदारी देने में कहीं हिचकिचा रही हैं, तो मैं कहूंगी ये तो बहुत छोटे स्तर की बात है। लेकिन आप देश की पार्लियामेंट में देखेंगे तो महिला आरक्षण बिल जो है वो हमारा बहुत सालों से अटका हुआ है। मानसिकता का अगर आपको कहीं बदलने की जरूरत है तो वहां बदलने की जरूरत है। जब वहां महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी तो महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम अपने आप तेजी से बढ़ेंगे और महिलाओं को आप किसी भी स्तर पे कहीं भी किसी भी फील्ड में रोक नहीं पाएंगे तब आगे आने से। आप राहुल गांधी जी के साथ काम किए, सोनिया गांधी जी के साथ काम किए, आपको भी मालूम है कि उनकी मंशा है सदन में महिला अधिकार बिल की बात जो हो रही है उसको पास करवाने की। महिला आरक्षण बिल कहाँ फेल हो जाता है, कौन से सांसद विरोध कर रहे हैं? देखिए, आपको मालूम है कि कौन सी पार्टियां जो इस बिल का जो है विरोध कर रही हैं और उनका अपने जो वो रीजन बता रहे हैं उससे कोई इत्तेफाक नहीं रख रहा है। कोई कहता है कि इसमें जो है रिजर्वेशन SC ST के उस पे होनी चाहिए, इसमें मुस्लिम महिलाओं को देना चाहिए, नहीं दलित में, वो सब बातें ठीक है, पर महिला अपने आप में ही बहुत पिछड़ी हुई एक मैं कहूंगी अपने आप में एक पिछड़ी हुई जाति महिला की है जिसको पूरे तौर पर आगे लाने की जरूरत है। और 33% आरक्षण के बाद मुझे लगता है कि किसी को आप रोक नहीं रहे, आप हर तरह की महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं। और यहाँ पर बात आ रही है देश के पार्लियामेंट में जाने की। अगर आप सिर्फ किसी को इसलिए पार्लियामेंट में चुनेंगे वो महिला दलित है, लेकिन वो देश की पार्लियामेंट में जाकर हमारे कानून कैसे बनते हैं, हमारी डिफेंस पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसीज क्या है, उस पर क्या स्टैंड देश को लेना है, लेकिन आप सिर्फ एक दलित के नाम पर भेजेंगे, मुस्लिम के नाम पर, या कोई भी महिला अगर जनरल कैटेगरी की भी अगर उतनी जागरूक नहीं है तो वो उतना लाभ नहीं दे पाएगी। अगर हम लोगों को रिजर्वेशन की बात करें तो पंचायतों में, नगर निगमों में बिल्कुल इस महिलाओं को जिनकी मांग ये नेता उठाकर इस आरक्षण के रास्ते में रोड़ा बन रहे हैं, उनको आरक्षण पिछले 20-22 सालों से उस स्तर पे मिला हुआ और वो सशक्त हैं, वो अपने दम पर आएंगी, मुझे ये यकीन है उन महिलाओं पर। कांग्रेस में कहाँ विरोध है? कांग्रेस में कहीं कोई विरोध नहीं है। और कांग्रेस सत्ताधारी पार्टी है, बिल्कुल, अगर वो चाहे तो ये बिल आराम से पास करवा सकती है। बीजेपी की भी काफी महिलाओं की मदद मिलती है आप लोगों को। बिल्कुल, देखिए आप मेरे शब्दों को नोट कर लीजिएगा। जो 16वीं लोकसभा है बिल्कुल उसमें 33% आरक्षण के तहत आप बहुत सी महिलाओं को पार्लियामेंट में एंट्री और विधानसभाओं में एंट्री करते हुए पाएंगे। और जहां तक कांग्रेस की बात है, मैं ये कह रही हूँ, इसलिए आपको दृढ़ विश्वास से कह रही हूँ क्योंकि कांग्रेस की सरकार है, राजीव जी का सपना है, सोनिया जी लेकर इसको गंभीर है। हमारी सिर्फ कोशिश इतनी है कि आम सहमति बन पाए और ये बिल जो है बिल्कुल आसानी से निकल जाए। लेकिन अंत रहते तक ये जब खत्म होगा 15वीं लोकसभा, अगर ऐसा कहीं भी हमें लगेगा कि सहमति नहीं बन पा रही है तो हमें वोटिंग भी कराकर अगर इसको पास करवाना होगा, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इसको पास करवाकर एक कानून बनाकर जो महिलाओं को उनका हक दिया जाएगा। लेकिन आप आरक्षण की पक्षधर नहीं है। देखिए, मैं नहीं हूं, मुझे ये लगता है कि उनको हमने पंचायतों में, नगर निगमों में बिल्कुल देकर 20-22 सालों से वो चुनकर नगर निगम में आ रही है, पंचायतों में आ रही है, सरपंच और मेयर बन रही है, वो सशक्त महिला हो चुकी है। सिर्फ ये कहने से आप इस बिल को रोड़ा नहीं अटका सकते हैं। खासतौर से जो लोग अटका रहे हैं उनके नाम भी आप जानते हैं, लेकिन वो वोट बैंक की मैं कहूंगी राजनीति भर कर रहे हैं इन लोगों के, चाहे वो मुस्लिम महिला के नाम ऐसे नेता दलित महिलाओं के या पिछड़े महिलाओं के समर्थक हैं या केवल वो अपनी सीट बचाने के चक्कर में ऐसी सिर्फ अपनी सीट बचाने के? अगर वो इतने ही हितैषी होते तो ये लोग सत्ता में रहे हैं, अपने अपने बड़े बड़े प्रदेश यूपी और बिहार जैसे राज्यों से ये मुख्यमंत्री रहे, तब इन्होंने क्यों इन महिलाओं के सशक्तिकरण की, रिजर्वेशन की बातें क्यों नहीं कही? तब क्यों नहीं इन महिलाओं को आगे लेकर आए कि आज फिर उन्हीं महिलाओं के लिए इनको रिजर्वेशन? ये सिर्फ वोट बैंक से ज्यादा कोई राजनीति नहीं है कि आप मुस्लिम महिलाओं की आरक्षण की बात करेंगे और दलित की तो आपको उस महिला का वोट मिलेगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं भला होने वाला है इसका। समाज में अभी भी महिलाओं की स्थिति दोयम दर्जे की है। इस दोयम दर्जे की स्थिति को हटाने के लिए यूपी के बादा में एक गुलाबी गैंग बनाई गई जिसमें महिलाएं शराबी पति और सड़क साफ गुंडों को पीटती हैं या उनका विरोध करती हैं। बिल्कुल, आपने भी उनका समर्थन किया। बिल्कुल, ये हिंसा कहाँ तक सही रहेगी? नहीं, देखिए, हिंसा नहीं है। अपनी महिलाओं ने किसी के हमला नहीं किया, किसी को उन्होंने अपना बचाव किया। और कोई भी महिला, मैं आज भी कहूंगी,
अपने बचाव में अगर हथियार उठाती है तो मैं उसे गलत नहीं समझती। वो महिला किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाह रही, लेकिन उसकी सुरक्षा सबसे पहला उसके लिए खुद की जिम्मेदारी बनती है। बांदा पे आपने अगर बात की तो बांदा की महिलाओं को उन्हीं के जो पति हैं वो महिला दिन भर कामकाज करती थी, अपने पसीना बहा के जो कमाई लाती थी घर के चूल्हे चौके के लिए उसे छीन लिया जाता था और उससे जो है शराब पीकर घर आकर उसी महिला को पीटा जाता था। अब ये कहां तक वो महिला बर्दाश्त करती है, और उसने एक दिन फैसला ले लिया कि मुझे जो है अब इसके खिलाफ जो है आवाज उठानी है, और उन महिलाओं ने उठाई। और आज देखिए बांदा में जो वो लिख के प्रशासन को दे रही थी कि शराब के ठेकों को बंद करिए, मेरा घर तबाह हो रहा है, वो बंद नहीं हुआ। लेकिन जिस दिन उसने ठान ली वो एक रात के अंदर जो है उस जिले से जो है वो शराब के ठेके जो है रात भर में उठ गए। महिलाओं ने ठानी, बिल्कुल वो फैसले हो गए। बिल्कुल। जो महिला आरक्षण के विरोधी है नेता, वो कहते हैं कि महिलाओं को खुद सामने आना चाहिए। एक एसी के केबिन में बैठी हुई महिलाएं नहीं फैसला करेंगी कि इनको आरक्षण मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। देखिए जो एसी की अगर महिलाओं की बात कर रहे हैं उन्हें रिजर्वेशन की जरूरत ही नहीं। अब मैं अपने आप को एसी वाली महिलाओं में नहीं मानती हूं, क्योंकि मेरा भी 18 साल का राजनीतिक अनुभव रहा है। मेरा कोई राजनीतिक पारिवारिक बैकग्राउंड नहीं है राजनीति में, 18 साल का संघर्ष है। और मैंने भी हिंदुस्तान का कोई आप कहें कोना, नॉर्थ ईस्ट से लेकर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी या आप गुजरात, कोई ऐसा राज्य नहीं छोड़ा, जहाँ कोई गाँव नहीं छोड़ा जहां पर मैं जाकर लोगों के बीच में ना रही हूँ। वहीं से हमें इस देश को जानने की, उसकी समस्याएं, गरीबी क्या है, महिलाएं किस तरह से शोषित है, अत्याचार, वो सब वहीं से जानने को मिला। लेकिन आप कहेंगे अगर उस कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि मैं दिल्ली से आती हूं तो लोग सोचते हैं हम शहरी महिलाएं हैं, तो हमें रिजर्वेशन की कतई भी जरूरत नहीं है। ये उन्हीं महिलाओं के लिए मांग की जा रही है जो देश के कोने कोने से आती हैं, जिनके लिए अभी भी लड़ाई जो है वो बहुत लंबी है। ये उसको आसान करने का एक तरीका है। अलका जी, आपसे निजी सवाल पूछता हूँ। राजनीति में आप आई, बिल्कुल, पुरुषवादी मानसिकता से पाला पड़ा आपका? बहुत किस तरह की अड़चने हैं? बहुत बार हर कदम पर अपने आप को साबित करना पड़ता है कि आप महिला हैं, लेकिन आप कम नहीं हैं किसी से। आपको बहुत आसानी से चीजें नहीं मिलती हैं, हर कदम पर आपको साबित करते रहना पड़ता है। और मेरे लिए भी बहुत आसान नहीं रहा। मुझे सबसे पहली चुनौती जो है दिल्ली विश्वविद्यालय का अध्यक्ष जीतने के बाद, दूसरी बात मुझे जहां बैठे मोती नगर विधानसभा से दिल्ली के मुख्यमंत्री मदन लाल खुराना जी के सामने 27 साल की उम्र में कहा गया कि आपको चुनाव लड़ना है, और फिर एक चुनौती लगी कि इस कदम पे फिर मुझे साबित करना है। और मैंने साबित किया अपने आप को। आदरणीय खुराना जी का वो जिंदगी का लास्ट चुनाव रहा, और मेरी जिंदगी की फिर एक शुरुआत रही वहां राजनीति की। एक दोबारा से मुझे बहुत कुछ इतने बड़े दिग्गज के सामने चुनाव लड़के सीखने को मिला। और उसके बाद फिर लंबा सफर, फिर संघर्ष शुरू हुआ। फिर जो है बहुत संघर्ष के बाद मुझे सोनिया जी ने ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का राष्ट्रीय सचिव बनाया। 3.5 साल मैं उनके साथ रही, और फिर संघर्ष रहा कि अपने आप को हर कदम पर, कि हम कोई भी जो अनुभवी लीडर हैं हमारे बीच में, या बहुत सालों से हैं, या पारिवारिक बैकग्राउंड के जो मेरे साथ मेरे कुलीग्स हैं, हम कहीं से भी मैं उनसे कम नहीं हूं करके आज 3.5 साल के बाद, मैंने टेन्योर के बाद आज फिर मैं कांग्रेस की एक कार्यकर्ता हूं। आज मेरे पास कोई जिम्मेदारी फिलहाल नहीं है, पर मैं कार्यकर्ता के तौर पर फिर मेरा संघर्ष है। अब मुझे फिर से साबित करना है अगर मुझे कुछ हासिल करना है, क्योंकि मुझे मालूम है जिनके पारिवारिक राजनीतिक बैकग्राउंड है उनके लिए चीजें बहुत आसान रहती हैं, और हमारे लिए हर कदम पे परीक्षा रहती है, और बहुत बार अग्नि परीक्षा भी रहती है। लेकिन मुझे खुशी है कि 18 साल के सफर में जब जब भी हमें अपना इम्तिहान देना पड़ा है, साबित करना पड़ा है, मैंने अपने आप को साबित किया। क्योंकि मुझे लगता है कि मैं देश के उस 80% युवा आबादी को रिप्रेजेंट कर रही हूँ जो मध्यवर्गीय परिवार से है, जिसका राजनीतिक पारिवारिक बैकग्राउंड नहीं है, और जो ये सोचता है कि मैं भी देश के लिए कुछ सपना देखता हूँ, वो भी हिंदुस्तान की राजनीति में आकर कुछ कर दिखाने का एक इच्छा रखता है। तो मुझे लगता है कि मैं अगर इसी तरह आगे बढ़ूंगी तो बहुत से ऐसे युवाओं को जो है वो इंस्पायर करती रहूंगी। अब मिसाल कायम करेंगी? मेरी कोशिश यही है कि उनके लिए उदाहरण बनूं कि संघर्ष है और रास्ता मुश्किल है, लेकिन कठिन नहीं, नामुमकिन नहीं है। आप गो इंडिया फाउंडेशन की चेयरपर्सन भी हैं। बिल्कुल। इस बारे में आपसे सवाल करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। चलते रहिए मैजिक टीवी के संग।